गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय साइंस एकेडमी। आज है 2 तारीख। स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके एनालिसिस डिस्कशन, और जी हाँ जो हम करते आए हैं रिवीजन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राज्यसभा बहुत न्यूज़ में है, और अगर न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम में भी आने की चांसेस इसकी बढ़ जाती। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट टू राज्यसभा, राज्यसभा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो है ये किस आर्टिकल में कही गई है बात? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा में, बिल्कुल होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बैलेट पेपर के थ्रू होता है, ईवीएम नहीं लगे होते हैं वहां पे, बैलेट पेपर होता है। चलो ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा होता है? आर्टिकल 142 को लेकर हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, बिल्कुल पढ़ा था। जल्दी से रिवीजन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, क्या पावर देता है? पावर देता है कि जस्टिस प्रोवाइड करें ऑन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, क्यों यू न्यूज़ में था मेयर चंडीगढ़ इलेक्शन 8 जो इनवैलिड वोट थे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार कर दिए। कहाँ से आई ये पावर? आर्टिकल 142 से आई। चलो ठीक है। आर्टिकल 130 ये भी न्यूज़ में था, ये है रिगार्डिंग रीजनल बेंचेस। बात की जा रही है रीजनल बेंचेस की सेट होने की। क्या कहता है आर्टिकल 130? आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो या तो दिल्ली में होगा या फिर कोई ऐसी जगह जहां सीजीआई चाहे ऑन द अप्रूवल ऑफ, जी हाँ, प्रेसिडेंट। और 81 लोकसभा के बारे में बात करता है, और 80 राज्यसभा को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो आते हैं वापस, करंट में क्यों है? ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था, क्रॉस वोटिंग। वहां पे जो असेंबली सीट्स है 68 है, जो कांग्रेस की है वो 40 है, भाजपा की 25 और इंडिपेंडेंट 3। जो ये 3 थे पहले इंडिपेंडेंट, वो पहले अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को दे रहे थे। बट क्या हुआ कि राज्यसभा की जो इलेक्शंस हुई थी, एक सीट पे इलेक्शन होनी थी, तो जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी कांग्रेस की, तो चांसेस ज़्यादा थे कि इनकी पार्टी के मेंबर बने राज्यसभा के मेंबर। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट मेंबर थे जो पहले अपना समर्थन कांग्रेस को दे रहे थे, किसी कारणवश से अपना समर्थन इन्होंने भाजपा को दे दिया, और कांग्रेस के खुद के 6 मेंबर्स ने अपना समर्थन दे दिया किसको? भाजपा को दे दिया। तो बन गए राज्यसभा के मेंबर। लास्ट टाइम पे कांग्रेस में और भाजपा में दोनों में टाई हो गया था। फिर जो वोट जो है वो डिसाइड किया गया लॉटरी के थ्रू, तो कौन बना? भाजपा का बना। तो ये सारा जो बात है ना, ये पॉलिटिकल बात, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इनसे जो निकल के टेक्निकल बातें आती हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि किस के अंतर्गत इलेक्शन हो रहा है, आर्टिकल 80। ये जो 6 मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी पार्टी को दिया धोखा और दे दिया साथ किसका? बीजेपी का। क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में आएंगे? नॉर्मली आप जब सोचो तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके दूसरे को वोट दे रहे हैं, तो एंटी डिफेक्शन के अंडर में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो 6 मेंबर्स हैं ये एंटी डिफेक्शन के अंडर में नहीं आएंगे, क्योंकि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो एंटी डिफेक्शन के स्क्रूटिनी से बाहर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कंफर्म किया है। तो ये जो 6 मेंबर्स हैं इन पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बट आपने आज पढ़ा होगा कि ये नहीं, कल पढ़ा होगा कि ये जो 6 मेंबर्स हैं इनको फिर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। वो जान रहे थे कि डिफेक्शन के बेसिस पे तो इनको निकाल नहीं सकते, तो इन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ बजट हुआ था तो ये बजट में एब्सेंट है, इन्होंने वोट नहीं दिया, इसीलिए हम इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो वो सब बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो डिफेक्शन के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, चलो तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ पे दोनों ही वोट्स, जो दोनों ही मेंबर्स थे भाजपा के और कांग्रेस को इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिला था, टाई हो गया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये प्रोवाइड करता है कि अगर टाई वोट होता है तो विनर डिसाइड किया जाएगा लॉटरी सिस्टम से। ओके, चलो ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे ओपन बैलेट वोटिंग होती है, मैंने बताया बैलेट पेपर से होता है। तो जो मेंबर्स हैं वो अपना वोट बैलेट पेपर पे लिखेंगे और किसी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को दिखाएंगे कि मैंने इनको वोट दिया है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो उनकी वोट इनवैलिड करार कर दी जाएगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में जो 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे उनको जरूरत नहीं है ऐसा करने का, वो किसी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट है तो क्यों दिखाएंगे? तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा गया है। बहुत बढ़िया आर्टिकल आई थी कल की ऑन क्रॉस वोटिंग ऑफ राज्यसभा। आप पढ़ना, बहुत समझ में अच्छे से आ जाएगा। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, यहाँ का एक्सप्लेनेशन सुन के जाओगे पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो
क्या है इसमें, क्या क्या बात कही गई थी उस आर्टिकल में, सारी बात यहाँ पे मैंने लिख दी है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से निकालते हुए कहा कि जो वोटिंग होती है वो राज्यसभा की, वो डिफेक्शन के अंदर में नहीं आती है। वो हम नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके विप के अगेंस्ट गई है, ये सब हम बातें नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या बात कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, केस था कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा कि बैलेट पेपर से होगा, ओपन बैलेट पेपर से होगा। क्यों? क्योंकि कहा कि अगर हम सीक्रेटली कर रहे हैं तो करप्शन का चार्जेस बढ़ जा रहा है, और अगर हमको करप्शन कम करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ट्रांसपेरेंट हो लेते हैं। तो किस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था। लेकिन फिर ये बात कह दी उन्होंने कि ओपन बैलेट से होगा, बट फिर उन्होंने कह दिया क्या कि डिफेक्शन के अंडर में नहीं आएगा। ये किस केस में कहा? कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा। अगर ये सब बातें आप अपने आंसर में लिख दोगे ना तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे सच में। चलो, तो ये जो भी हुआ वहाँ पे, उनसे जो भी टेक्निकल बातें निकल के आई वो हमने पढ़ा, जाना। क्या क्या जाना? आर्टिकल 80 जाना। उसके बाद क्या जाना कि डिफेक्शन नहीं लगता है राज्यसभा के केसेस पे। अगर वहाँ पे धोखाधड़ी के केसेस आती है तो वहाँ पे डिफेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। और बैलेट पेपर ओपन होता है, क्यों होता है? सीक्रेटिव। अगर करप्शन बढ़ा रहा है तो इससे बेटर कि हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। चलो, और हाँ, टाई वोटिंग के बारे में पढ़ा कि अगर वोट टाई हो जाते हैं तो लॉटरी सिस्टम से हम कर सकते हैं। कौन कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स कहता है, आरओपी 1951 कहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत न्यूज़ में था, स्टैटिक क्वेश्चन है बट करंट से लिंक्ड है। कल ही आया था, बताया गया है कि जीडीपी बढ़ गया है हमारा थर्ड क्वार्टर का। तो बताइए जीडीपी क्या होता है? पढ़ा कर रहे हैं ना, जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। बताइए क्या होता है जीडीपी? और जीडीपी निकालते वक्त क्या हम कैलकुलेट करेंगे इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन कंट्री? जो फॉरेनर्स आके हमारी कंट्री में कमाई कर रहे हैं, क्या उनका कैलकुलेशन, उनका कमाई हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्या हम ऐसा इनकम काउंट करेंगे जो हमारे इंडियन सिटीजन द्वारा हुआ है बट दूसरे कंट्री में हुआ है? क्या हम इसको काउंट करेंगे? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम में ही आ रहा है डोमेस्टिक। तो हमारी कंट्री में जो भी उत्पाद होगा हम उसको लेंगे जीडीपी में। तो ये क्या कह रहा है? आउटसाइड। क्या आउटसाइड होगा? क्या जीडीपी की गणना देश के बाहर के देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय में ध्यान रखा जा सकता है? नहीं। अगर देश के बाहर हो रही है इनकम जनरेट तो उसको जीडीपी में हम काउंट नहीं करेंगे, बट अगर कोई फॉरेनर आके हमारे यहाँ कर रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। तो स्टेटमेंट 1, ठीक है। चलो, तो क्यों था न्यूज में? मैंने बताया जीडीपी बढ़ गई है हमारी थर्ड क्वार्टर में। कितनी बड़ी है? पहले तो कम हो गई थी, ठीक है। सबको लग रहा था कि रिसेशन चल रहा है, मैंने बताया था जापान में रिसेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से समझाया था। क्यों? यूके में चल रहा है। जब इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो सबका प्रेडिक्शन था कि इंडिया में भी कुछ ना कुछ वैसा ही होगा, पर निकल के क्या आई कि 8.4% से हमारी जीडीपी थर्ड क्वार्टर की, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 की बढ़ी है। कितनी से? 8.4% से बढ़ी है। और उसके बाद फिर अनुमान किया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी जीडीपी है इतनी एस्टिमेटेड है 7.6। कौन ये सारी बातें बताता है? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा, एनएसओ बताता है। एनएसओ काउंट करता है हमेशा क्या? जीडीपी। और क्यों बढ़ी है? रीजन क्या है जीडीपी के बढ़ने का? बिल्कुल बताइए। अचानक से सबको लग रहा था कि कम होगी बट बढ़ गई अचानक से। क्यों बढ़ गई? अरे यार, जीडीपी को काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखते हैं कंजम्पशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की जो भी खर्च होती है, एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट की, वो करते हैं, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। जीडीपी काउंट करने के टाइम ये बढ़ते हैं। ये जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जीडीपी के कैलकुलेशन में। और अगर ये बढ़ जाएगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। तो हुआ है ऐसा, जो हमारा प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन है वो बढ़ गया है। देखो ये है फाइनेंशियल ईयर 2023 का 2.8% बढ़ गया है। 2.3 पहले था, ये बढ़ गया है। टेक्निकल बात जानना है, ये जो है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कंजम्पशन जो है हमारे इकोनॉमी का बढ़ गया। जब हमने जापान के बारे में पढ़ा था और जाना था कि जापान रिसेशन में है, तो सबसे मेजर रीजन उनके रिसेशन में जाने का यही था कि प्राइवेट कंजम्पशन उनका कम हो गया है, इसीलिए वो रिसेशन में चले गए हैं। और हमारे यहाँ यही जो प्राइवेट कंजम्पशन है ये काफी बढ़ गया है, इसीलिए जीडीपी भी बढ़ा है। दूसरा रीजन क्या है हमारे जीडीपी के बढ़ने का? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, है ना। ये भी बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है। सबसे बड़ा रीजन है जीडीपी के बढ़ने का,
बिल्कुल, बट ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, ये कंपैरेटिवली कम हुआ है। लास्ट बार आप देखोगे जितना था उससे कम हो गया है, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हमारा जो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी है वो भी बढ़ गया है। सी, ये मैंने जो बोल रही हूँ क्वार्टर वाइज क्वार्टर आता है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट करता है एग्जाम, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन सेटर भी होता है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन देने से रिफ्रेन करता है जहाँ पे क्वार्टर वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें क्या समझ में आना है, हमें क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जीडीपी एक्चुअली में होता क्या है, जो भी टेक्निकल बातें हैं वो ध्यान में रखना है, और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि जीडीपी बढ़ गया है तो जो पहले एस्टिमेट कर रखा था उससे ज्यादा एस्टिमेशन बढ़ा दिया एनएसओ ने, एनएसओ निकालता है। चलो, कुछ दिन पहले हमने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी एनएसओ की, बताइए क्या था, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे, ठीक है, याद है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। कौन निकालता है, एनएसओ निकालता है। चलो थर्ड क्वेश्चन, सैटेलाइट है किस कंट्री की है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह किस कंट्री की है, चलो जल्दी से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या वो सऊदी अरब की है, हो सकती है बट नहीं है, बट सऊदी अरब यहाँ पे है क्यों, क्योंकि सऊदी अरब की रियाद में क्या हुआ था, वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ था, बिल्कुल हुआ था। चलो, तो क्या जर्मनी हो सकती है, नहीं, नहीं होगी जर्मनी। क्यों होगी जर्मनी, जर्मनी में हमने नहीं पढ़ा है अभी कि ऐसा कुछ हुआ है, बट हमने पढ़ा है कि जर्मनी में कुछ दिन पहले मैरिजुआना रखने की अलाउ कर दिया था कि आप थोड़ा सा मैरिजुआना प्रोसेस कर सकते हो। किसने, जर्मनी ने किया था। चलो ठीक है, यूएई ने नहीं यार, पर दुबई ने मल्टीपल वीजाज अलाउ कर दिए। और कुछ टाइम पहले वहां पे हुआ था क्या, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसकी थीम क्या थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। चलो ठीक है, तो क्या बचा, ईरान। तो ईरान ने पास 1 सैटेलाइट छोड़ी है, रशिया की स्पेस एजेंसी से हेल्प लिया, रशिया वाले ने इनका सैटेलाइट लॉन्च किया है, किसका, ईरान का। इससे पहले भी ईरान ने 3 सैटेलाइट छोड़े थे, जल्दी से नाम बताइए, कादा, फतेह, कायहान। चलो ठीक है, तो ये है पार सैटेलाइट रशिया वालों ने लॉन्च किया। कहाँ की है, ईरान की है, बिल्कुल नहीं रहना है, रिवीजन कर लेंगे। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि 3 सेमीकंडक्टर के यूनिट सेट किए जाएंगे, गुजरात में 2 होंगे। आप बताइए एक और जो है वो कहाँ होगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, सेमीकंडक्टर यूनिट सेट हो रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। ऑब्वियसली किसके साथ साझेदारी की होगी हमारी कंट्री ने, ताइवान, क्योंकि मेजरली यहीं से आता है सारा सेमीकंडक्टर, और टाटा, इन दोनों में, ये दोनों मिलकर बनाएंगे ये सेमीकंडक्टर यूनिट। कहाँ, गुजरात और कहाँ बताइए, उत्तर प्रदेश में बनाएगी क्या, नहीं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं बना रहे हैं, बट उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अडानी जी ने सेट किया है क्या, पहला कंट्री का प्राइवेट और साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स। कहाँ, कानपुर, उत्तर प्रदेश। चलो ठीक है, तो क्या केरला में हो सकता है, हो सकता है, बट हमने कल ही पढ़ा था क्या हुआ था केरला में, मोदी जी ने वर्चुअली लॉन्च किया था फेरी बोट, इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल के द्वारा संचालित। कहाँ, केरला में। और तमिलनाडु में क्या पढ़ा था, सेकेंड स्पेस पोर्ट, बहुत बढ़िया से पढ़ा था हमने कि क्या होता है स्पेस पोर्ट, क्यों होता है, ईस्टर्न साइड में हर एक एंगल जाना था। कहाँ बना है, तुटिकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। चलो, तो क्या बचा, अरे यार असम, मतलब ये तो नॉर्थ ईस्ट का पहला हो गया, बिल्कुल। क्या बन रहा है, सेमीकंडक्टर यूनिट सबसे पहले गुजरात में स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर गुजरात में डेवलप हो जाएगा, फिर असम में भी जाएगा। तो मैंने बताया कि टाटा के साथ और ताइवान की कंपनी के साथ बना रहे हैं हम क्या, सेमीकंडक्टर यूनिट। 3 यूनिट बनेंगे, एक यूनिट बनेगा आपका धोलेरा गुजरात में, दूसरा बनेगा असम में, और एक और गुजरात में। तो पहला जो होगा ना वो धोलेरा गुजरात में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखना। 3 यूनिट बन रहे हैं, 2 गुजरात में, एक असम में। पहला जो बनेगा, मतलब देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिक यूनिट कहाँ, धोलेरा गुजरात में। चलो, कौन बना रहा है, टाटा, ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर। किस कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है, किस लिए, आयुर्वेदा के लिए और उनकी खुद की ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, बताइए, प्रमोट करेंगे ये। सी, एक हिंट दे देती हूँ, अभी WTO की
मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है आबू धाबी में, 13th मीटिंग चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि WTO के पास ये जो ग्रुप है ये मेनली एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग ग्रुप है। कंप्लेन किया WTO के पास इंडिया की कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, बिल्कुल। तो इसे रिगार्डिंग कंप्लेन किया है कि हमारे प्रोडक्ट्स को कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि सस्ते में बिक रहे हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स। किसने कंप्लेन किया? इन्होंने WTO पे। तो अब क्या हुआ है कि इनमें से एक जो कंट्री है ना, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि इंडिया वाले ना सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसीलिए कंपटीशन हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है, हमारी प्रोडक्ट बिक नहीं रही है क्योंकि इंडिया की प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया वालों ने ना WTO में इनमें से एक कंट्री के साथ बॉयकॉट कर लिया है। बताइए, जापान? नहीं यार, जापान तो इंडिया का फ्रेंडली देश है, कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। बट जापान हमने यहाँ पे रखा है, क्यों रखा है? कुछ टाइम पहले जापान ने S3 रॉकेट छोड़ा था और हम जापान के साथ क्या कर रहे हैं? धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज कहाँ कर रहे थे? राजस्थान में कर रहे थे, कल ही पढ़ा था। चलो ठीक है। तो पेरू कहाँ था? पेरू साउथ अमेरिका में था यहाँ पे। तो पेरू क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए 90 डेज की इमरजेंसी लगाई है वहाँ की गवर्नमेंट ने। नहीं तो पेरू भी नहीं है। तो फिर क्या कोलंबिया? नहीं यार, कोलंबिया तो नहीं है, बट कोलंबिया के साथ भी हमने MOU साइन किया है। किस लिए साइन किया है? ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो क्या बचा? थाईलैंड। अरे यार, थाईलैंड वालों के साथ हमने क्या किया है? साझेदारी की है प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन और उनकी खुद की ट्रेडिशनल थाई मेडिसिन को लेके। और थाईलैंड वालों को ही हमने WTO के यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया है क्योंकि इन्होंने बात कह दी हमारी सब्सिडी को लेके। चलो, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, कहीं प्यार दिखता है तो कहीं तकरार दिखती है, फॉरेन रिलेशन है, चलता रहता है, पर हमें हर एंगल जानना है। चलो, काफी फैक्चुअल है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। क्या रैंक था इंडिया का? क्या वो 93 था? नहीं, 93 नहीं था, बट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा था रैंक क्या? 93। और 39 हमारा, मैंने बताया था ना 93 को पलट दो 39 तो 39 हमारा स्कोर था। कहाँ? करप्शन वाले में। 38 नहीं, 38 तो नहीं था, बट हमने बताया था कि जो 38 डिग्री पैरेलल है वो साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से सेपरेट करती है। तो क्या बचा? 42 नहीं, 42। तो 42 है हमारा रैंक। कहाँ पे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले पे। ठीक है, सबसे ऊपर है US, फिर है UK और है फिर फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। कौन रिलीज करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंपॉर्टेंट होगा, कौन रिलीज कर रहा है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या था हमारा रैंक? 42 था। फर्स्ट पे कौन था? US था। चलो ठीक है। आई है लीपर्ड की। बताइए कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है लीपर्ड की? लीपर्ड का रिपोर्ट आया है, बताओ जल्दी से। कहाँ पे? 3-2 की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। किस राज्य में है? क्या वो लद्दाख में है? नहीं, लद्दाख में नहीं है, बट लद्दाख में हमने पढ़ा था कि स्नो लिपर्ड की जनसंख्या सबसे ज्यादा है क्योंकि पहली बार स्नो लिपर्ड का सेंसस भी जारी किया गया था। कितने स्नो लिपर्ड है टोटल इंडिया में? 718। और सबसे ज्यादा कहाँ है? लद्दाख में है। चलो ठीक है। तो क्या वो तमिलनाडु में है? नहीं यार, तमिलनाडु में तो नहीं है, बट कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था पर्पल फ्रॉग के बारे में और ये जाना था कि तमिलनाडु वाले जो है ना अलग से फंड सेट कर रहे हैं इनके कंजर्वेशन को लेके। किसके? पर्पल फ्रॉग को। देखिए क्या है पर्पल फ्रॉग? लिविंग फॉसिल्स है। उस टाइम में भी थे जब डायनासोर्स हुआ करते थे। कौन? पर्पल फ्रॉग। तमिलनाडु ने उनकी नहीं कंजर्वेशन के लिए फंड सेट किया है। चलो ठीक है। तो क्या उड़ीसा वाले हैं? नहीं यार, उड़ीसा वाले तो नहीं है, बट हमने पढ़ा था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। क्या था वहाँ पे? मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व। वर्ल्ड का पहला मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व की सफारी की बात कर रहा है कौन? उड़ीसा। तो क्या बचा? जी हाँ, MP मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ लिपर्ड सबसे ज्यादा है। कौन कह रहा है? रिपोर्ट कह रहा है। लिपर्ड IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है और प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है, मतलब इनका हंटिंग वंटिंग बैन है। हंटिंग करोगे तो जाओगे। MP टॉप पे है। ओके चलो ठीक है। तो
मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक का। बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आराम से हम लोग रिवीजन करेंगे। सेंसस वाला कभी रट गया होगा, अब ये रटेंगे। एमपी सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक का। और रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर श्री साइलम, ये जो श्री साइलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है, इस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा लिपर्ड की जनसंख्या देखी गई है। तो ये रिपोर्ट आया था। कितने हैं टोटल अभी लिपर्ड हमारे यहाँ? 13,874। चलो, जनसंख्या बढ़ गई है लिपर्ड की, अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक होमोसेप एटम किस आईआईटी के इंक्यूबेटर ने डेवलप किया है? भारत का पहला सेप्टिक टैंक। ये जो रोबोट है ये सेप्टिक टैंक में जाएगा और खुद से साफ कर देगा। तो उससे फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है, जो लोग घुस के काम करते हैं वहाँ पे इतनी अनहाइजीनिक एरिया में, उनको नहीं जाना पड़ेगा। कितनी अच्छी चीज़ है। तो इतनी अच्छी चीज़ किसने किया है डेवलप? क्या आईआईटी जम्मू वाले ने किया है? नहीं, आईआईटी जम्मू वाले ने तो नहीं किया है, बट आईआईटी जम्मू वाले ने एंटी ड्रोन बनाया था जो ड्रोन को उड़ा देगा। कहाँ? आईआईटी जम्मू वाले ने। तो क्या आईआईटी गुवाहाटी वालों ने किया है? नहीं यार, आईआईटी गुवाहाटी वालों ने तो नहीं किया है, बट आईआईटी गुवाहाटी ने अपने देश का सबसे लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया है। कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी वालों ने। तो आईआईटी मद्रास वालों ने, आईआईटी मद्रास वालों ने भी कुछ किया था, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, गर्भिणी। जी हाँ, फीटस का एज डिटेक्ट करके बताएगा। कौन किया था? आईआईटी मद्रास किया था। तो क्या आईआईएम शिलोंग वाले ने किया था? नहीं यार, आईआईएम शिलोंग वाले ने नहीं किया था, बट इन्होंने गति शक्ति का चेयर स्टार्ट किया था। कहाँ? आईआईएम शिलोंग में। तो क्या बच गया यार? कुछ नहीं बचा, सब कहाँ चला गया। सी, हमेशा एलिमिनेशन काम नहीं करता। आईआईटी मद्रास वालों ने किया है। क्या किया है? इंडिया का सबसे पहला सेप्टिक टैंक को साफ करने वाला रोबोट स्टार्ट किया है, जिसका नाम है होमोसेप। तो ये है वो रोबोट। आपको क्या लग रहा था? आँख का मुंह होगा? नहीं नहीं, ये है रोबोट। क्या नाम है इनका? होमोसेप एटम। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ बन रहा है? लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी, काफी फैक्चुअल है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना रहा है, कमीशन किया है। कहाँ पे बन रहा है बताइए? क्या वो महाराष्ट्र में बन रहा है? नहीं यार, महाराष्ट्र में तो नहीं बन रहा है, बट हमने पढ़ा था महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा है निसर्ग ग्राम। क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। नहीं। तो फिर क्या वो तमिलनाडु में बन रहा है? नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं बन रहा है, बट तमिलनाडु में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कोत्रवई स्कल्पचर मिला है पल्लवा डायनेस्टी की। नहीं। तो क्या हैदराबाद में? नहीं यार, हैदराबाद में नहीं, बट हैदराबाद में 21st बायो एशिया समिट हो रहा था। पढ़ा था ना? बिल्कुल पढ़ा था। तो क्या बचा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारा लार्जेस्ट बैटरी सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम बन रहा है। तो ये है, छत्तीसगढ़ में बन रहा है। काफी फैक्चुअल है, बट इंपॉर्टेंट होगा। लार्जेस्ट है बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, जूस जैकिंग न्यूज में देखी गई है। क्या है ये जूस जैकिंग? क्या वो एक जहाज है? नहीं, जहाज तो नहीं है, बट हमने कल पढ़ा था शिंगयांग के बारे में, जो चाइना की रिसर्च वेसल है, मालदीव्स में देखी जा रही है। चलो ठीक है, वेसल्स तो नहीं है। तो क्या वो सिंड्रोम है? नहीं, सिंड्रोम तो नहीं है, बट हमने पढ़ा था किसके बारे में? एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो 18th क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी देखी जाती है। क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं? 22 होते हैं। और जो 18वां क्रोमोसोम था वहां पे 3 देखे गए थे, ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। तो क्यों था न्यूज में? क्योंकि स्केलेटन पाए गए हैं 5000 साल पुराने, वहां पे जो वो स्केलेटन है वो उसमें एडवर्ड सिंड्रोम देखे गए। तो दुनिया का सबसे पहला एडवर्ड सिंड्रोम का केस पाया गया 5000 साल पुरानी स्केलेटन में। तो क्या वो क्वासर है? नहीं यार, क्वासर तो नहीं है, बट एक क्वासर डिटेक्ट किया गया है जो ब्राइटेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्वासर है 70529435 तो ये भी नहीं है। तो क्या बच गया? साइबर अटैक। जूस चेकिंग एक साइबर अटैक है। अरे यार, ये क्या हो गया? सी, आरबीआई वालों ने जारी किया है, कॉशन किया है मोबाइल यूजर्स को जो फोन चार्ज करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, और कहा है कि ध्यान रखिए क्योंकि साइबर अटैक हो जाता है। आपकी जो भी निजी सामान, निजी जानकारियां हैं, ये अटैकर्स ले लेते हैं और आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो ये जो चीज़ है, जो पब्लिक प्लेसेस पे
जो अटैकर्स हैं, साइबर अटैकर्स से काम करते हैं और आपका जो भी जानकारी ले लेते हैं, उसको कहते हैं जूस जैकिंग। और आरबीआई वालों ने क्वेश्चन किया है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।